नमस्कार साथियों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। साथियों, हमारा लेसन चल रहा है डीसी जनरेटर। उसकी हम 7 क्लास अब तक लगा चुके हैं। जिस भी किसी साथी ने वो 7 क्लासेस नहीं देखी है तो इस क्लास की डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक मिलेगा। 7 क्लासों का आप पहले वो देखिए, उसके बाद आज 8वीं क्लास देखिए तो आपको बेहतर समझ में आएगा। 7 क्लासेस कौन कौन सी लगाई है, कौन कौन से टॉपिक कवर किए हैं, सीरियल वाइज आपको बता देता हूं। 1 नंबर क्लास में हमने डीसी जनरेटर के बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त की थी और डीसी जनरेटर के 2 भाग पढ़े थे, फील्ड पोल, डीसी जनरेटर की बॉडी और आर्मेचर, 3 भाग पढ़े थे। सेकेंड क्लास के अंदर हमने आर्मेचर में की जाने वाली लैप और वेव वाइंडिंग के बारे में पूरा डीप से डीप पढ़ा था। उसके अंदर हमने सिंप्लेक्स, ड्यूप्लेक्स, प्रोग्रेसिव, रेट्रोग्रेसिव वगैरह सब कुछ पढ़े थे। तीसरी क्लास के अंदर अपने डीसी जनरेटर के सारे भाग जितने भी हैं, जितने भी उसके पार्ट्स हैं, सारे उनको हमने थ्योरेटिकली पूरा पढ़ लिया था। 4 नंबर जो हमारी क्लास थी उसमें मैंने आपको डीसी जनरेटर को पूरा खोल के दिखाया था और एक एक भाग का विजुअल दिखाया था कि कौन सा भाग कहाँ लगा है और उसका रूप कैसे दिखाई देता है। 5 नंबर क्लास में हमने डीसी जनरेटर के राइट हैंड रूल को, फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल को पूरे विस्तार से समझा था। छठी क्लास के अंदर हमने ये सीखा था कि कम्यूटेटर कैसे एसी को डीसी बना देता है। 7वीं क्लास के अंदर हमने डीसी जनरेटर के अंदर जो विद्युत वाहक बल पैदा होता है वह किन किन बात पर डिपेंड्स करता है, उसकी निर्भरता क्या होती है और सिंगल लूप के अंदर कितनी वोल्टेज पैदा होती है, उसके बारे में पूरे विस्तार से अपने पढ़ा था। और आज की जो हमारी क्लास है वो 8 नंबर क्लास है, जिसके अंदर हमारा आज का टॉपिक रहने वाला है टाइप्स ऑफ डीसी जनरेटर। देखो साथियों, हमारा आज का जो टॉपिक है वो थोड़ा सा, क्लास आज की थोड़ी बड़ी हो सकती है तो उसको पूरे ध्यान से समझना है। टाइप्स ऑफ डीसी जनरेटर यानी डीसी जनरेटर के प्रकार। तो हम इसको 2 भागों के 2 प्रकार के रूप में बांट सकते हैं। एक नंबर तो है प्राइम मूवर। अब कई साथी कमेंट्स करते हैं या मेरे से वैसे पूछते हैं सर हिंदी में भी इनका नाम बता दिया करो। देखो ऐसा है कि हिंदी में नाम याद करना मेरे हिसाब से आपको उतना लाभदायक सिद्ध नहीं होगा। आप 2-2 नाम क्यों याद करो? अगर आप इंग्लिश वाला नाम याद कर लेते हो तो हिंदी में भी कई बार वही नाम लिखा होता है। हिंदी में लिखा होगा प्राइम मूवर, तो आप हिंदी वाला इसका नाम क्यों याद करो? इसका अगर हिंदी में नाम देखोगे तो शायद यही होता है मूल गति उत्पादक। तो क्यों याद करते हो ऐसे नाम? आप इंग्लिश वाला याद करो डायरेक्ट सीधा, बहुत बेनिफिट मिलेगा। इंग्लिश में तो इंग्लिश मिलता ही, हिंदी में भी बहुत बार इंग्लिश वाला ही नाम मतलब लिखा होता है, तो इंग्लिश वाला याद करो, बहुत आपको लाभदायक सिद्ध होगा। तो टाइप्स ऑफ डीसी जनरेटर 2 प्रकार के, प्राइम मूवर और एक्साइटेशन के आधार पर। प्राइम मूवर का मतलब आप समझते हो, नहीं समझते तो बता देता हूं कि डीसी जनरेटर में अपने क्या काम करना पड़ता है, उसके आर्मेचर को घुमाना पड़ता है। आर्मेचर की शाफ्ट बाहर निकली होती है, उसको अपने को घुमाना पड़ता है। तो जो घुमाने की जो प्रक्रिया है, किस विधि से हम उसको घुमा रहे हैं, उसे हम बोलते हैं प्राइम मूवर। प्राथमिक मूवर का मतलब मूव करवाना, कैसे अपने उसको मूव करवा रहे हैं। तो उसके आधार पर अपने इसको 5-6 प्रकार में बांट सकते हैं। मैंने थोड़े थोड़े जो मेन थे वो उनके नाम लिख दिए हैं। इसके आधार पर अपने हाइड्रो पावर प्लांट बना सकते हैं, जहां अपने उस जो आर्मेचर की शाफ्ट है उसको पानी से घुमाया जा रहा है। पानी बहुत ऊंचाई पर पानी होता है, उसको पेन स्टॉक के माध्यम से, एक नोजल के माध्यम से टरबाइन पर गिराया जाता है और टरबाइन घूम जाती है। टरबाइन घूमती है तो उसके साथ साथ में टरबाइन घूमती है तो उसके साथ साथ के अंदर जो आर्मेचर की जो शाफ्ट है वो भी घूम जाती है। थर्मल पावर प्लांट में क्या काम किया जाता है, उसी पानी को वाष्प में बदलकर बॉयलर के द्वारा और वाष्प को उस शाफ्ट पर गिराया जाता है। डीजल इंजन से भी अपने उसको घुमा सकते हैं। डीजल इंजन के बारे में अपने क्लास लगाएंगे, बहुत अच्छी क्लास लगाएंगे डीजल इंजन के बारे में। वहां अपने डीजल इंजन के बारे में सीखेंगे कैसे डीजल डाल देने से कैसे वो रोटेट करने लग जाता है और लगातार वो रोटेट करता रहता है। अपने उसमें पढ़ेंगे 4 स्ट्रोक उसमें यूज होते हैं, सक्शन, कंप्रेशन, पावर, एग्जॉस्ट। देखेंगे वो स्ट्रोक कैसे काम करते हैं
और किस प्रकार से जो डीजल इंजन है वो अपने आप बाद में रोटेट होता रहता है, वो सारा कुछ हम एक क्लास वो भी लगाएंगे। न्यूक्लियर पावर प्लांट में क्या होता है, न्यूक्लियर परमाणुओं द्वारा बहुत सारे न्यूक्लियर्स हैं, जैसे थोरियम है, यूरेनियम 235 है, प्लूटोनियम है, यूरेनियम 237 है। इनके परमाणुओं का या तो विखंडन या फिर संलयन यानी न्यूक्लियर फिशन या न्यूक्लियर फ्यूजन द्वारा बहुत ज्यादा हीट पैदा की जाती है। उस हीट से पानी को गर्म किया जाता है और गर्म करके पानी को वाष्प में बदलकर और वह वाष्प टरबाइन पर गिराई जाती है। टरबाइन घूमती है तो आर्मेचर की शाफ्ट भी घूमती है, क्योंकि दोनों साथ में कपल होती है। बाय ए मोटर, हम उसको एक मोटर से भी घुमा सकते हैं डीसी जनरेटर को। हमें तो उसको घुमाना है, क्योंकि जब तक आर्मेचर नहीं घूमेगा तब तक अपनी वाइंडिंग में वोल्टेज कैसे पैदा करेगा, क्योंकि हमने उसका सिद्धांत पढ़ा कि आर्मेचर जब तक रोटेट नहीं करेगा तो वो चुंबकीय लाइनों का काटेगा कैसे, इसलिए उसको रोटेट करवाना है। तो रोटेट करवाने के आधार पर अपने इसको 5 भागों में मैंने बांट दिया। आप 1-2 भाग और भी बना सकते हो अपने लेवल पर। तो बड़े बड़े रूप में मैंने लिख दिया। और नॉर्मली अपने क्या होता है साथियों की डीसी का, क्योंकि हम डीसी जनरेटर पढ़ रहे हैं, डीसी जनरेटर में क्या होता है, डीसी का जो उत्पादन है, जो उसका जनरेशन है, वो हाई वोल्टेज पर ज्यादा नहीं किया जाता, ना उसका डीसी का कहीं हाई वोल्टेज का यूज होता है। तो फिर क्या होता है, ये जो विधियां हैं ये अपनी अल्टरनेटर में ज्यादा यूज में आती है। तो अल्टरनेटर के बारे में जब अपने पढ़ेंगे तो थोड़ा इनके बारे में फिर इनका नाम आएगा। और जबकि अपना एक लेसन भी आने वाला है जनरेशन का, वहां अपने पूरे डीप से डीप पढ़ेंगे कैसे हाइड्रो पावर प्लांट एनर्जी कन्वर्ट बनाता है, और सब कुछ अपने पूरे विस्तार से पढ़ेंगे। हेडरेस्ट टेलरेस्ट वगैरह सब कुछ अपने इसमें सीखेंगे। तो अभी के लिए बस जनरली याद रखो, बाकी इतना ये इस लेसन के अंदर कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखता। जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है अपना एक्साइटेशन। एक्साइटेशन का मतलब है कि हमारा जो फील्ड है, चुंबकीय क्षेत्र है, वो कैसे पैदा किया जा रहा है, क्योंकि जब तक चुंबकीय क्षेत्र नहीं होगा आर्मेचर चाहे रोटेट करता रहे, जब चुंबकीय क्षेत्र ही नहीं होगा तो वोल्टेज कैसे पैदा होगी। तो चुंबकीय क्षेत्र को पैदा करने के आधार पर 2 प्रकार के जनरेटर हम बना सकते हैं। नंबर 1 सेल्फ एक्साइटेड, नंबर 2 सेपरेटली एक्साइटेड। सेल्फ में क्या होता है पूरा डीप अपने पढ़ेंगे, सेपरेटली थोड़ा सा एक बार आपको वैसे बता देता हूं, इसका डायग्राम हम पढ़ेंगे। सेपरेटली एक्साइटेड में क्या होता है दोस्तों, सेपरेटली एक्साइटेड में ऐसा होता है कि जो उसका जो फील्ड है, डीसी जनरेटर का जो फील्ड है, उसको अलग से ही कहीं अलग से ही बैटरी द्वारा या छोटा कोई डीसी जनरेटर लगाकर या कोई डायनेमो लगाकर फील्ड पोल को सप्लाई दी जाती है। और फील्ड पोल चुंबक बनाएंगे, वह चुंबक आर्मेचर काटेगा और अपने अंदर वोल्टेज पैदा करेगा। यह है सेपरेटली। सेपरेटली माने सेपरेटली का अर्थ क्या बनता है, पृथक, यानी अलग से अपने फील्ड पोल को उत्तेजित कर रहे हैं। डीसी जनरेटर का खुद का कोई उसमें रोल नहीं है। सेल्फ एक्साइटेशन में क्या होगा कि जो डीसी जनरेटर है अपने अंदर जो डीसी वोल्टेज पैदा करता है, वही डीसी वोल्टेज पोलों में दी जाती है। सेल्फ का मतलब स्वयं एक्साइट कर रहा है, अलग से उसको कोई सप्लाई नहीं दी जा रही पोलों को। जो डीसी जनरेटर ने, जो आर्मेचर ने चुंबकीय क्षेत्र को काटकर वोल्टेज जो बनाई है और कम्यूटेटर ने उस वोल्टेज को डीसी में कन्वर्ट कर दिया है, वही वोल्टेज पोलों में जा रही है। तो सेल्फ एक्साइटेशन कर रहा है आर्मेचर। अब थोड़ा सा सोचने की और समझने की और सीखने की बात यह है कि हमने ये बोला कि सेल्फ एक्साइटेशन में आर्मेचर ने क्या काम किया, पोलों के चुंबकीय क्षेत्र को काटा, उसके अंदर अपनी वाइंडिंग में वोल्टेज पैदा करी, कम्यूटेटर ने उसको डीसी बना दिया, क्योंकि अंदर जनरेट तो ऐसी होती है, सीखा था हमने। तो उस डीसी को पोलों को दिया जाता है और तब इसमें चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है पोलों में। अब सोचने वाली बात ये आती है कि फिर पहले जब आर्मेचर को हमने घुमाया तो आर्मेचर ने वोल्टेज कैसे पैदा कर दी, क्योंकि पोलों में तो सप्लाई हम बाद में देंगे जब आर्मेचर बनाएगा। और बनाएगा कैसे, पोलों में सप्लाई तो बाद में जा रही है, पहले सप्लाई कहां से आ रही है, तो ये थोड़ा बहुत हम अब सीखेंगे। तो इसके आधार पर डीसी जनरेटर 3 प्रकार के होते हैं, सीरीज जनरेटर, शंट जनरेटर और कंपाउंड जनरेटर। कंपाउंड जनरेटर को हम आगे फिर 2 भागों में बांट सकते हैं, शॉर्ट शंट और लॉन्ग शंट। ये हम इसके बारे में इनके डायग्राम सीखेंगे, प्रॉपर इनके ग्राफ्स बनाएंगे और बहुत डीप पढ़ेंगे। शॉर्ट शंट के अंदर फिर
अपने उसको दो भागों में बना सकते हैं, एक तो कम्युलेटिव हो सकता है, एक डिफरेंशियल हो सकता है। तो कम्युलेटिव या डिफरेंशियल, और जो लॉन्ग शंट है वो भी कम्युलेटिव या डिफरेंशियल दोनों में से कोई एक हो सकता है। ठीक है साथियों, तो इस प्रकार से ये इनका आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्योंकि अब हम इनके बारे में तो नहीं पढ़ेंगे, हम एक्साइटेशन के आधार पर डीसी जनरेटर के प्रकार पढ़ने वाले हैं। तो सेल्फ एक्साइटेशन के बारे में पढ़े उससे पहले अपने सेपरेटली के बारे में थोड़ा सा अपनी जानकारी ले लेते हैं और फिर चलते हैं नेक्स्ट आगे। तो हम पहले अब करेंगे सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर। ठीक है साथियों, हमारा जो पहला जनरेटर है वो है सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर। शायद ये सेपरेटली की स्पेलिंग गलत हो सकती है, कंफर्म नहीं है मेरे को। इसमें क्या होता है साथियों कि जो हमारी फील्ड बाइंडिंग है, जैसे मैं आपको अगर सामान्य तौर पे बताऊं तो ये हमारे पोल थे और ये पोल शू है हमारे, और बीच में हमारा आर्मेचर होता है, उसके आगे कम्यूटेटर लगा होता है वर्ताकार आकृति का, और यहाँ कार्बन ब्रश होते हैं। इन कार्बन ब्रश से हम सप्लाई बाहर लेते हैं। तो क्या होता है, यहाँ जो फील्ड पोल पर जो वाइंडिंग है, यहाँ करंट की डायरेक्शन ऊपर, यहाँ करंट की डायरेक्शन नीचे, क्योंकि दोनों में अलग अलग पोल बनाने हैं तो एक में करंट की डायरेक्शन ऊपर रखनी पड़ेगी तो दूसरे में करंट की डायरेक्शन नीचे रखनी पड़ेगी। तो यहाँ इस प्रकार से ये जो दो सिरे प्राप्त होंगे हमें फील्ड के, इन फील्ड के सिरों को हमें अलग से कहीं डीसी सप्लाई देनी है। और डीसी सप्लाई के बहुत सारे स्रोत हैं, आप बैटरी से दे सकते हो, छोटा कोई डायनेमो से दे सकते हो, छोटा कोई डीसी जनरेटर हो सकता है। मान लेते हैं इसको बैटरी से हम सप्लाई दे रहे हैं, तो बैटरी से हमने इसको सप्लाई दी, यहां मान लीजिए एन पोल बना, यहां एस पोल बना। कैसे पता चलेगा हमें एन पोल कौन सा है और एस पोल कौन सा है? इसके लिए आपको मेरी एक क्लास देखनी पड़ेगी, जहां मैंने चुंबक वाले लेसन के अंदर एक क्लास लगाई थी और बताया था सभी वैज्ञानिकों के नियम एक ही क्लास के अंदर। वहां यदि आप देखोगे तो एक नियम आएगा हेलिक्स का नियम। तो हेलिक्स के नियम के अनुसार हम पता लगाएंगे कि कहां एन पोल है, कहां एस पोल है। एक सिरे का नियम भी बताया था, दोनों के द्वारा हम पता लगा सकते हैं कि कौन सा पोल एन है और कौन सा एस है। कैसे बताया था कि जिस दिशा में चुंबकीय क्षेत्र है उस दिशा मुड़ी हुई उंगलियां होती हैं, तो अंगूठा जो होता है वो एन पोल को इंगित करता है, दर्शाता है। वो देखिएगा। अब हमें पता कैसे चलेगा कि इसका चुंबकीय क्षेत्र कैसा है? तो वो पता चलेगा हमें मैक्सवेल के राइट हैंड रूल के अनुसार। तो मैक्सवेल का राइट हैंड रूल क्या था? जिस दिशा में करंट है, मान लीजिए इसमें नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ करंट है, तो जो मुड़ी हुई उंगलियां हैं वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएंगी। कौन सा नियम? राइट हैंड रूल या कॉर्कस्क्रू का नियम भी बोल सकते हो आप। दोनों में एक ही चीज बताते हैं, मैग्नेटिक फील्ड की दिशा। जिस दिशा में करंट जाती है उस दिशा में अंगूठा कीजिए और जो मुड़ी हुई उंगलियां हैं वो चुंबकीय क्षेत्र दिखाएगी। ठीक है साथियों, और चुंबकीय क्षेत्र का पता लग गया तो आप फिर एन पोल का डायरेक्शन पता कर सकते हो। मान लीजिए यहाँ एन पोल बना, यहाँ एस पोल बना, इस प्रकार से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगा, चुंबकीय फ्लक्स इसमें पैदा हो जाएगा, और ये जो बीच में जो पड़ा हुआ है आर्मेचर, जब हम इसको रोटेट करवाएंगे तो इसकी जो वाइंडिंग है उसमें वोल्टेज पैदा होगी, कम्यूटेटर उसको डीसी बना देगा, और यहाँ अपने आउटपुट में यहाँ अपने बाहर सप्लाई जो है वो बाहर लेकर लोड लगा सकते हैं। ये होता है सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर। क्योंकि आर्मेचर ने जो वोल्टेज पैदा की वो पोलों में नहीं जा रही, पोल तो सप्लाई कहीं और से ही ले रहे हैं। आर्मेचर ने जो डीसी वोल्टेज पैदा की वो केवल लोड की तरफ जा रही है, वो पोलों की तरफ नहीं जा रही। पोल तो कहीं अलग से ही डीसी सप्लाई ले रहे हैं, इसलिए इसका नाम दिया गया है सेपरेटली एक्साइटेड। यानी पोल को उत्तेजित किया जा रहा है तो वो कहीं और विधि से किया जा रहा है, आर्मेचर का या कम्यूटेटर का उसमें कोई भी योगदान नहीं है।
तो ये है सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर। बस आप इसमें ज्यादा कुछ याद रखने वाली बात है नहीं ना, अपने इसमें कोई ज्यादातर कंपटीशन में कोई क्वेश्चन बनने लायक कोई इसमें कुछ कोई बात भी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं साथियों सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर, और अपने काम करते हैं सीधा ही मैं स्टार्ट करवा देता हूं आपको। सेल्फ एक्साइटेड के अंदर पहला डीसी जनरेटर जो हमारा है सीरीज जनरेटर वो करवा देता हूं, वहां से आपको समझ में आ जाएगा कि सेल्फ एक्साइटेड कैसे एक्साइट करता है। तो आप हेडिंग लगाइएगा, हमारा बहुत इंपॉर्टेंट डीसी जनरेटर डीसी सीरीज जनरेटर। ठीक है साथियों, डीसी सीरीज जनरेटर। अब बात ये आती है, नाम देखिए आप, इस जनरेटर का क्या नाम बोला हमने, डीसी सीरीज जनरेटर। सीरीज का मतलब याद कीजिए, हमने डीसी थ्योरी के अंदर सीरीज क्रम किया था, एक सीरीज कनेक्शन सीखा था, वहां वो समझ में आया, तो यहां आपको ये जनरेटर भी समझ में आएगा। सीरीज क्रम क्या था? सीरीज क्रम क्या था, अगर मैं सामान्य तौर पर उसकी अगर परिभाषा बताऊं आपको, तो सीरीज क्रम क्या होता है, वह कनेक्शन जिसके अंदर करंट गुजरने का केवल एक ही रास्ता हो, वह श्रेणी क्रम है। क्या विशेषता थी श्रेणी क्रम की? श्रेणी क्रम की विशेषता ये होती है कि प्रत्येक जो रेजिस्टेंस है उनमें जो करंट का जो मान है, करंट की जो वैल्यू है, करंट का जो मैग्नीट्यूड है, वो सब रेजिस्टेंस में बराबर रहता है, क्योंकि करंट का रास्ता तो एक ही है। तो कहीं मर्जी एमीटर लगा दीजिए, करंट का मान बराबर ही मिलने वाला है। ये श्रेणी क्रम था। तो इसमें सीरीज क्रम का क्या मतलब बना, तो इसको मैं आपको एक अच्छा डायग्राम बना के दिखाता हूं, वहां से समझ में बेहतर आएगा आपको। जैसे मान लीजिए ये हमारे डीसी जनरेटर के फील्ड पोल हैं, इसके मध्य में ये आर्मेचर है, यहां ये कम्यूटेटर है, और यहां अपने कार्बन ब्रश इससे जोड़ रखे हैं। ये कम्यूटेटर का मैंने एक बाइंडिंग दिखाई है, आप कम्यूटेटर समझो, कम्यूटेटर में एक आर्मेचर में मैंने एक बाइंडिंग दिखाई है। एक बाइंडिंग नहीं होती आर्मेचर में, तो बहुत सारी बाइंडिंग्स होती हैं, और उन सारी बाइंडिंग्स का संयोजन कम्यूटेटर के साथ होता है राइजर के ऊपर। ये मान लीजिए आप देखते हैं कौन सा पोल बनता है, यहां अपने ये फील्ड बाइंडिंग इसमें कर दी, डीसी सीरीज जनरेटर हमारा, ये देखो दो सिरे इसके प्राप्त हो रहे हैं, ये रहे हमारे दो सिरे फील्ड के सिरे, ठीक है। और यहां हमारे पास ये लोड है, डीसी का कोई लोड लगाना है, क्योंकि हम डीसी जनरेटर से तो रजिस्टिव लोड ही कनेक्ट कर सकते हैं, इंडक्टिव और कैपेसिटिव तो कर नहीं सकते। तो यहां ये रजिस्टिव लोड ही होगा। रजिस्टिव लोड कौन सा होता है, आपको अगर सीखना है तो मेरी एसी थ्योरी लेसन के अंदर प्योर रजिस्टिव सर्किट में जाइएगा, वहां पता चल जाएगा आपको। तो यहां कार्बन ब्रश के दो पॉइंट हैं, ठीक है। अब अपने देखो इसको सीरीज में कनेक्ट करना है। देखो साथियों ऐसा करेंगे, यहां से इस प्रकार से फील्ड का कनेक्शन किया, ठीक है। इसके बाद में यहां से अपने इसको लोड से जोड़ा, और आउटपुट में अपने दो सिरे बाहर ले लिए। तो ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें करंट का रास्ता केवल एक ही है, अर्थात ये कौन सा कनेक्शन बन चुका है, श्रेणी क्रम बन चुका है। आर्मेचर करंट जनरेट करता है तो हम डायरेक्शन इसकी ऐसे दिखा देते हैं, इस प्रकार से ये करंट की डायरेक्शन आप इसको ऐसा मान लीजिए, ठीक है। बाकी करंट की डायरेक्शन हम अभी सीख लेंगे कैसे होगी। तो ये है सीरीज जनरेटर। आप देखोगे तो ये हमारी फील्ड वाइंडिंग, ये आर्मेचर वाइंडिंग और ये लोड, तीनों के तीनों आप ध्यान से देखोगे तो श्रेणी क्रम में है, ठीक है साथियों। एक मिनट, यहां अपने इनको आपस में जोड़ देते हैं, ऐसा होगा, ठीक है। यहां देखो करंट का रास्ता सबके अंदर एक ही तो रास्ता है, और करंट का मान सब में क्या रहेगा, बराबर रहेगा। फील्ड वाइंडिंग में, आर्मेचर वाइंडिंग में और लोड के अंदर, तीनों के अंदर करंट का मान बराबर है।
क्योंकि हमने इन तीनों को श्रेणी क्रम में जोड़ा है, इसलिए इस जनरेटर का नाम भी क्या दिया गया है साथियों, सीरीज जनरेटर। ठीक है, आपको मैं इसका थोड़ा सिंपल डायग्राम और बता देता हूं, आप देखिएगा। ये देखो, ये हमारा आर्मेचर है। मान लीजिए इसने अपना पोटेंशियल यहाँ पॉजिटिव बनाया, यहाँ नेगेटिव बनाया। लोड पर मान लो यहाँ पॉजिटिव मिला, यहाँ नेगेटिव मिला। आप देखोगे तो करंट का जो रास्ता है वो एक ही रास्ता है, तो इसमें कोई फर्क दिखेगा नहीं आपको। करंट आर्मेचर का एक सिरा हमने फील्ड के एक सिरे के साथ जोड़ दिया, ये देखो आप। फील्ड का दूसरा सिरा लोड के साथ जुड़ा है, ये देखो लोड के साथ जुड़ा। और लोड का एक सिरा हमने आर्मेचर के साथ जोड़ा है, ये रहा ब्रश के साथ जोड़ दिया, ब्रश के साथ जुड़ा है। तो ये डायग्राम आपको थ्योरेटिकल मतलब ऐसे प्रैक्टिकल ऐसे देखने को मिलेगा। और अगर आप कंपटीशन के हिसाब से याद करना चाहते हो तो ये डायग्राम आपको बनाना है। ये है हमारा सीरीज जनरेटर। भाई डीसी जनरेटर में मुख्य रूप से क्या होते हैं, फील्ड वाइंडिंग, आर्मेचर वाइंडिंग, दो ही तो मेन पार्ट है। अब फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर और तीसरा हम कनेक्ट कर देते हैं लोड। अगर तीनों को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाता है तो वो कौन सा जनरेटर बन जाता है, सीरीज जनरेटर। इसके बारे में सारी बातें हम अभी लिखेंगे, आप एक बार समझते जाइए। अब बात साथियों ये आती है कि क्या होता है, अपने आर्मेचर को रोटेट करवाते हैं तो कम्यूटेटर भी साथ साथ में रोटेट होता है, ब्रश रोटेट नहीं होते। ये हमने डीसी जनरेटर के पार्ट्स खोल के दिखाए थे, तब आपको बताया भी था। अब क्या होता है डीसी जनरेटर में, क्या होता है सीरीज जनरेटर में, आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है। और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वो बात ये है कि आप याद कीजिए कि हमने डीसी जनरेटर में पोल किस धातु के बनते हैं, वो हमने एक टॉपिक किया था पहली क्लास के अंदर ही। याद कीजिए पोल किस धातु के बनाए थे हमने, थोड़ा याद आएगा तो पता चलेगा। हमारे जो पोल हैं वो बनते हैं कास्ट आयरन या कास्ट स्टील के, हिंदी में इसको बोलते हैं डलवा लोहा, डलवा इस्पात। अब हम इसके पोल क्यों बनाते हैं तो वहां मैंने रीजन बताया था आपको, दोबारा फिर रिपीट करता हूं। क्या होता है कास्ट आयरन या कास्ट स्टील के अंदर ये नेचुरली गुण है कि उनमें क्या परमेबिलिटी बहुत ज्यादा है, सस्पेटिबिलिटी भी बहुत ज्यादा है, रिलेक्टेंस बहुत कम है। यानी चुंबक के मार्ग में जो बाधा उत्पन्न होती है वो बहुत कम होती है। और एक सबसे अच्छी बात ये है कि ये दोनों पदार्थ के स्थायी चुंबक बन सकते हैं, परमानेंट मैग्नेट बन सकते हैं यदि इनको रेगुलर सप्लाई कुछ टाइम के लिए मिले। अगर इनको सप्लाई दी जाती है तो ये क्या होते हैं, अगर इनको रेगुलर डीसी सप्लाई दी जाती है पोलों को, वाइंडिंग नहीं लपेटनी, वाइंडिंग लपेटने की आवश्यकता ही नहीं है। जो कास्ट आयरन का जो एक पीस पड़ा है, आप एक काम कीजिए, उस पर एक वाइंडिंग लपेटी, उसको डीसी सप्लाई से रेगुलर कुछ टाइम के लिए कनेक्ट कर दीजिए और फिर डीसी जो वाइंडिंग थी उसको हटा दीजिए, तो जो पोल है, जो टुकड़ा था कास्ट आयरन का, वो चुंबक बन जाता है। ये गुण है कास्ट आयरन और कास्ट स्टील के अंदर, इसीलिए अपने इसका उपयोग यहां करेंगे। इसमें क्या गुण है कि यदि आप इसमें सप्लाई नहीं भी देते हो तो भी इसके अंदर कुछ ना कुछ चुंबक जरूर होता ही होता है। उस चुंबक का नाम हमने सीख लिया था चुंबक वाले लेसन के अंदर, उस चुंबक का नाम होता है अवशिष्ट चुंबकत्व। उसका नाम होता है अवशिष्ट चुंबकत्व। इंग्लिश वाला याद कीजिएगा, रेसिड्यूल मैग्नेटिज्म, रेसिड्यूल या रिशेड्यूल मैग्नेटिज्म। तो ये क्या होता है, इन पोलों में ये अवशिष्ट चुंबकत्व या रिशेड्यूल मैग्नेटिज्म है ही है, चाहे सप्लाई दो चाहे ना दो, वो तो इनमें रहता ही रहता है। रिशेड्यूल मैग्नेटिज्म इनमें हमेशा ही रहेगा। अब होता क्या है साथियों, ध्यान दीजिएगा, ये जो हमारे पोल हैं इनके अंदर रिशेड्यूल मैग्नेटिज्म है, सप्लाई की इनको आवश्यकता नहीं है, फिर भी सप्लाई की आवश्यकता नहीं है, फिर भी इनमें थोड़ा चुंबक है, बहुत सारा चुंबक नहीं है कि इनमें सप्लाई देने की आवश्यकता ही नहीं, इतने सारे चुंबकीय लाइनें अपने आप निकालते रहेंगे। अवशिष्ट माने क्या होता है, बचा हुआ कुछ चुंबक है। जैसे मान लेते हैं कि 4-5 लाइन से ऐसे जा रही है,
एन से एस की तरफ 4 5 6 7 लाइन जा रही है, सप्लाई की इसको आवश्यकता ही नहीं है तो भी जा रही है, बंद कंडीशन में भी, आर्मेचर को घुमा नहीं रहे हो, घुमाने की आवश्यकता नहीं है तो भी एन से एस की तरफ इस प्रकार से 4 से 5 लाइन जाती रहती है, सप्लाई हमने फील्ड में भी नहीं दी है तो भी। क्यों? क्योंकि पोल में क्या पड़ा है? अवशिष्ट चुंबकता। क्यों पड़ा है? क्योंकि पोल किसके बने हैं? कास्ट आयरन या कास्ट स्टील में। इनमें क्यों बचा अवशिष्ट चुंबकत्व? क्योंकि इनकी नेचुरलिटी ऐसी है कि इनके अंदर ये चुंबकत्व का गुण बहुत ज्यादा होता है। अगर यही कोई एल्यूमिनियम का टुकड़ा होता, कोई तांबे का टुकड़ा होता, या मान लीजिए कोई लेड का टुकड़ा होता, या और भी कई सारे टुकड़े पदार्थ के होते, तो उनमें अवशिष्ट चुंबकत्व नहीं बचता। लेकिन इसमें ऐसी खासियत है, ये मानिए कि ईश्वर ने ऐसा गुण ही दिया है इसके अंदर कि इसको अगर आप सप्लाई से एक बार कनेक्ट करके हटा देते हो तो इसके अंदर फिर कुछ टाइम के लिए अवशिष्ट चुंबकत्व बचा रहेगा, निश्चित समय के लिए। बहुत समय बाद यानी सालों 2 सालों के बाद में तो वो अवशिष्ट चुंबकत्व खत्म हो जाएगा, लेकिन कुछ टाइम के लिए इसमें अवशिष्ट चुंबकत्व बचा रहेगा। फिर सप्लाई दोगे दोबारा बन जाएगा वो। सप्लाई कौन सी देनी? हमें चुंबकत्व बढ़ाने के लिए डीसी देनी पड़ेगी। तो यहां इसके अंदर अवशिष्ट चुंबकत्व है, हमने इसको करंट नहीं दी तो भी है। 6-7 लाइन इस प्रकार से एन पोल से एस पोल की तरफ जा रही है। अब ये तो बात आपको पता है कि चुंबकीय लाइन का जो परिपथ है, चुंबकीय परिपथ वो एन से एस की तरफ कंप्लीट होता है ना। चुंबक से बाहर तो कैसे कंप्लीट होता है? एन से एस की तरफ, और चुंबक के अंदर कैसे जाएगा वो? एस से एन की तरफ। ठीक है, तो अब क्या होता है, जैसे ही अपने आर्मेचर को रोटेट करवाते हैं तो इन 4-5 चुंबकीय लाइनों के कारण क्या होता है, आर्मेचर कुछ वोल्टेज जनरेट करता है। क्योंकि मैग्नेटिक लाइंस बहुत कम है, मैग्नेटिक लाइंस इतनी कम है कि वो वोल्टेज ज्यादा पैदा नहीं कर सकता, क्योंकि E प्रोपोर्शनल टू फाई। जब चुंबकीय फ्लक्स इतना कम है तो जो वोल्टेज जो जनरेट करने वाला आर्मेचर वो कम ही पैदा होगा, क्योंकि 5-6 तो लाइंस है सारी। अब एन से एस की तरफ 5-6 लाइंस जा रही है, वो करंट बिना ही जा रही है, यानी फील्ड में करंट नहीं है तो भी जा रही है। तो आर्मेचर ने क्या काम किया, मान लेते हैं इतनी कम लाइन है तो कुछ ना कुछ वोल्टेज वो पैदा जरूर करेगा, 0 वोल्ट तो नहीं करेगा। मान लेते हैं उसने 2 वोल्ट पैदा कर ली, आर्मेचर ने अवशिष्ट चुंबकत्व को काट कर 2 वोल्ट वो पैदा कर ली। अब वो 2 वोल्ट जो सप्लाई है उसके कारण, क्योंकि हमने इससे लोड जोड़ रखा है, इसका सर्किट एकदम कंप्लीट है। जब सर्किट कंप्लीट नहीं होगा तो इसके अंदर फिर करंट नहीं चलेगी, हमें सर्किट कंप्लीट करवाना है, इसलिए हमें क्या काम करना पड़ेगा, स्टार्टिंग के समय ही लोड जोड़ के रखना पड़ेगा, वरना फिर इसका सर्किट कंप्लीट नहीं होगा। तो हमने इसके साथ लोड कनेक्ट करके आर्मेचर को चलाया, चलाते इसने 2 वोल्ट पैदा की, क्योंकि इसके अंदर अवशिष्ट चुंबकत्व था, 6-7 लाइन से इसकी तरफ जा रही थी, 2 वोल्ट इसने पैदा करके दे दी। अब उस 2 वोल्ट के कारण आर्मेचर वाइंडिंग्स के अंदर, फील्ड वाइंडिंग्स के अंदर और लोड के अंदर, तीनों के अंदर करंट चली है। मान लेते हैं वो करंट है 0.8 एम्पियर, माना हमने। अब ये तो पक्की बात है कि फील्ड वाइंडिंग में, आर्मेचर वाइंडिंग में और लोड के अंदर, तीनों में उस करंट का मान रहेगा बराबर। क्यों रहेगा? क्योंकि कौन सा कनेक्शन हम पढ़ रहे हैं? सीरीज कनेक्शन, सीरीज जनरेटर है हमारा। तो 0.8 एम्पियर अब इस पोल में जाएगी, पहले तो 0 एम्पियर थी, अब इसमें 0.8 एम्पियर गई मान लेते हैं। तो अब इस करंट पर जो चुंबकीय क्षेत्र वो बढ़ जाएगा, क्योंकि इस पोलों में तो मैग्नेटिक करंट जाने लगी, इलेक्ट्रिक करंट जाने लग गई, तो अब इनके अंदर मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। क्यों बनेगा? क्यों बना मैग्नेटिक फील्ड करंट जाने से? हमने चुंबक के अंदर पढ़ा था कि जो चुंबक वाहक बल है एमएमएफ वो डिपेंड करता है N × I पर, है ना। इसका मात्रक भी पढ़ा था, एम्पियर टर्न या गिलबर्ट, इसका एक मात्रक और भी होता है। तो कितने टर्न्स हैं और कितनी करंट जा रही है वाइंडिंग के अंदर, उसके हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड बनता है। क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स लगता है तो करंट जाएगी, तो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, चुंबकीय फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स, चुंबकीय लाइंस निकलने लग जाएंगी। पहले तो 5 लाइन थी, अब वो लाइंस होगी मान लो 15। मैग्नेटिक फ्लक्स है वो बढ़ गया है, क्योंकि उसमें करंट जाने लग गई है। क्यों जाने लग गई करंट? क्योंकि आर्मेचर ने अवशिष्ट चुंबकत्व को काट कर अपनी वाइंडिंग में वोल्टेज पैदा करके और करंट चलवा दी। अगर लोड नहीं लगाते तो करंट नहीं चलती, क्योंकि सर्किट इनकम्प्लीट था।
अब इसमें 15 लाइंस हो गई है, पहले 4 लाइन थी तो 2 वोल्ट पैदा कर रहा था, 15 वोल्ट हो गई है तो वोल्टेज का मान तो बढ़ने वाला है। अब मान लेते हैं उसने वोल्टेज 10 वोल्ट पैदा कर दी, किसने, आर्मेचर ने। उस 10 वोल्ट के कारण लोड के अंदर और फील्ड वाइंडिंग के अंदर एक करंट चलेगी जो कि 0.8 एम्पियर से ज्यादा होगी, क्योंकि वोल्टेज ज्यादा तो करंट भी ज्यादा, एज पर ओम्स लॉ। अब करंट इसमें बढ़ जाएगी तो आप समझो चुंबकीय क्षेत्र और बढ़ेगा तो वोल्टेज आर्मेचर और पैदा करेगा, और करंट चलेगी और चुंबकीय फ्लक्स पैदा होगा और वोल्टेज बढ़ेगी, और तो ये प्रोसेस चलता रहता है। समझ रहे हो आप, ये प्रोसेस चलता ही रहता है तब तक जब तक पोल अपना सेचुरेट जो कंडीशन है, सेचुरेट पॉइंट है, वो प्राप्त ना कर ले। क्या होता है सेचुरेट पॉइंट? एक ऐसी कंडीशन जहां जाकर पोल अपना जो चुंबकत्व है, मैग्नेटिक लाइंस हैं, वो अधिकतम जितनी निकाल सकते हैं वो निकाल चुके होते हैं। उसके बाद उसमें चाहे कितनी भी करंट और बढ़ा दो, क्योंकि हमने सीखा है एमएमएफ बराबर एन इंटू आई, एन का मान तो बिल्कुल कांस्टेंट रहता है, आई का मान घटा बढ़ाकर हम एमएमएफ चेंज कर सकते हैं, लेकिन करंट का मान बढ़ा रहे हैं, तो कुछ टाइम के बाद में क्या होगा, एमएमएफ तो लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स तो लगेगा, परंतु चुंबकीय लाइंस नहीं निकल पाएंगी, क्योंकि पोल सैचुरेट हो चुके होते हैं। हर एक चीज की एक निश्चित लिमिट होती है, उसके बाद फिर वो लिमिट खत्म हो जाती है। मतलब वही बनता है, पोल की एक लिमिट है कि अगर वो एन से 1,00,000 लाइंस निकाल सकता है अधिकतम, उसके बाद वो संतृप्त हो जाएगा। तो उसके बाद आप चाहे कितनी भी करंट बढ़ा दो वो 1,00,000 लाइंस ही निकालेगा, क्योंकि वो उसकी सैचुरेट कंडीशन है। और जब फ्लक्स का मान एकदम नियत हो जाएगा, भी 1,00,000 लाइंस ही जाने वाली है, वो मैक्सिमम कंडीशन हो गई, उसके बाद जो आर्मेचर है वो वोल्टेज फिक्स कर लेता है अपनी, फिर बाद में वोल्टेज नहीं बढ़ती। और इतना सारा काम होने में जितना मैंने टाइम लगाया है उसका 1% भी टाइम नहीं लगता। मतलब ऐसा काम जो मैंने बताया, क्या काम बताया कि फील्ड कॉल में अपसी चुंबकत्व था, उसको काट कर आर्मेचर ने 2 वोल्ट बनाई, वह 2 वोल्ट के कारण इसमें एक करंट चली, करंट के कारण फील्ड ने अपना मैग्नेटिक फील्ड बनाया, वह फील्ड इस आर्मेचर ने काटा, थोड़ी वोल्टेज और बढ़ी, उस थोड़ी सी वोल्टेज के कारण और ज्यादा करंट चली, वह और ज्यादा करंट पोलों में फिर जाएगी तो और मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। ये सारा काम जो है पोल संतृप्त अवस्था तक जो काम है, ये आप मानिए कि 1 मिनट का समय तो काफी ज्यादा है, 1 मिनट से कम टाइम के अंदर ये सारा प्रोसेस हो जाता है डीसी सीरीज जनरेटर के अंदर। तो ये है साथियों हमारा डीसी सीरीज जनरेटर। हमने इसको सेल्फ एक्साइटेड की श्रेणी में क्यों रखा, क्योंकि अगर आप गौर करोगे, ध्यान दोगे, तो फील्ड कॉल को हम कहीं बाहर से सप्लाई नहीं लेके आ रहे, आर्मेचर जो पैदा कर रहा है उसको डीसी में कम्यूटेटर कन्वर्ट कर रहा है, ब्रशेस के माध्यम से हम वही सप्लाई दे रहे हैं, वही सप्लाई ही हम पोलों में दे रहे हैं, कहीं अलग से सप्लाई लेकर नहीं आ रही। इसका मतलब क्या बना, ये सेल्फ एक्साइटेड है। डीसी सीरीज जनरेटर कौन सा है, सेल्फ एक्साइटेड। सेल्फ माने जो आर्मेचर ने जो वोल्टेज पैदा करी वही उस पोलों में जा रही है कम्यूटेटर के माध्यम से, ब्रशेस के माध्यम से, कोई अलग से हम सप्लाई नहीं दे रहे। जैसे सेपरेटली में क्या था, हम उसको बैटरी से सप्लाई दे रहे थे फील्ड पोल को, यहां ऐसा नहीं है। यहां आर्मेचर ने जो पैदा करी एसी, उसको कम्यूटेटर ने बनाया डीसी, वह डीसी वो जो सप्लाई है वो सीरीज क्रम के माध्यम से होती हुई फील्ड पोल में जा रही है। यह है हमारा डीसी सीरीज जनरेटर। ठीक है साथियों, इसका यह एक्चुअल में इसका आप थ्योरेटिकली डायग्राम ये बनाओगे, प्रैक्टिकल रूप से समझने के लिए आप डायग्राम इसको ऐसा बना सकते हो। अब सोचने वाली बात और समझने वाली बात और याद रखने वाली बात और बहुत इंपॉर्टेंट बात, और कई बार कंपटीशन में आ चुकी है जो बात, वो बात ये है कि पूछा जाता है कि जो सीरीज फील्ड वाइंडिंग है इसका नाम क्या होगा, क्योंकि ये फील्ड वाइंडिंग है और फील्ड वाइंडिंग तो हर कोई मशीन में होती ही है डीसी के अंदर, तो इसका एक नाम डिसाइड किया जाएगा। इसका नाम होगा सीरीज फील्ड वाइंडिंग। क्या नाम होगा, सीरीज फील्ड वाइंडिंग। तो पूछा जाता है सीरीज फील्ड वाइंडिंग की कंस्ट्रक्शन कैसे होती है, उसकी बनावट कैसे होती है। तो सीरीज फील्ड वाइंडिंग की जो बनावट है वो हिंदी में तो आप ऐसा लिखिएगा, मोटा तार
वैकम टर्न, इंग्लिश में आप इसको ऐसा लिख सकते हो, थिक वायर एंड लो टर्न या मिनिमम टर्न, ठीक है। तो ऐसा लिखोगे आप इंग्लिश के अंदर, थिक वायर। अब थिक होता है मोटा, थिन होता है पतला, इसमें कंफ्यूजन नहीं रखनी है। अब थोड़ी सोचने वाली बात यह है साथियों कि इसके अंदर हमने मोटा तार और कम टर्न वाली फील्ड वाइंडिंग क्यों बनाई है, हम इसके अंदर पतले तार या ज्यादा टर्न वाली वाइंडिंग क्यों नहीं बनाई। सोचने वाली बात है ये कि आर्मेचर के श्रेणी क्रम में जो ये फील्ड वाइंडिंग जुड़ी है हमारी, ये मोटे तार और कम टर्न वाली है, और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत कंपटीशन में आ भी चुका है। क्योंकि होता ऐसे है कि तार का जितना एरिया ज्यादा होगा, मोटाई ज्यादा होगी, उतना उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। उतना रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा, क्योंकि करंट को जाने के लिए वो एरिया ज्यादा मिल रहा है। तो एरिया ज्यादा मिल रहा है तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि उस एरिया के अंदर से इलेक्ट्रॉन ज्यादा फ्लो करेंगे, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जो एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो बढ़ जाएगी, तो करंट भी बढ़ जाएगी। करंट बढ़ेगी तो माने रेजिस्टेंस घट रहा है, तो मोटा तार माने रेजिस्टेंस क्या उसका कम है, और कम टर्न माने लंबाई भी कम है, लंबाई कम है तो रेजिस्टेंस और कम हो गया। तो रेजिस्टेंस इसमें क्या होता है, मोटे तार और कम टर्न वाली वाइंडिंग में रेजिस्टेंस क्या होता है साथियों, बहुत ही कम। और ये क्वेश्चन आता है कि एक डीसी जनरेटर के अंदर सबसे कम रेजिस्टेंस वाली जो वाइंडिंग है वो होती है सीरीज वाइंडिंग। इसका रेजिस्टेंस बहुत ही कम होता है, 1 ओम से भी बहुत कम होता है, 0.5 0.6 ओम। आप सोचिए कितना कम रेजिस्टेंस है, 0.5 0.6, तो जीरो के आसपास ही चला गया। इसका रेजिस्टेंस बहुत कम है। क्यों कम है, क्योंकि मोटे तार और कम टर्न वाली ये वाइंडिंग है, इसलिए इसका रेजिस्टेंस कम है। अब बात सोचने वाली ये है कि इसका रेजिस्टेंस हमने कम क्यों रखा, क्यों ना हमने इसका रेजिस्टेंस ज्यादा कर दिया, क्यों हम इसका रेजिस्टेंस ज्यादा क्यों नहीं कर सकते, ये भी एक क्वेश्चन है बहुत अच्छा। तो सोचते हैं और पता लगाते हैं कि इसका रेजिस्टेंस हम ज्यादा क्यों नहीं कर सकते। हम इसका रेजिस्टेंस इसलिए नहीं बढ़ा सकते, या इसको अपने ज्यादा लंबी वाइंडिंग इसको इसलिए नहीं बना सकते, या पतले तार से इसको इसलिए नहीं बना सकते, या रेजिस्टेंस इसका ज्यादा नहीं बढ़ा सकते। उसका कारण है कि यदि इसका रेजिस्टेंस ज्यादा होता, यदि इस फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस ज्यादा होता, तो आप समझिए और सोचिए कि आर्मेचर जो करंट बनाता वह फील्ड वाइंडिंग के माध्यम से ही तो लोड में जा रही है। अगर इसका रेजिस्टेंस ज्यादा होता तो करंट का मान तो कम हो जाता, क्योंकि रेजिस्टेंस ज्यादा है तो आप समझते ही हो करंट का मान तो कम होगा, तो लोड में करंट क्या जाएगी, कम जाएगी। तो जब लोड में करंट ही कम जाएगी तो हमारा लोड काम कैसे करेगा। हमने डीसी सीरीज जनरेटर क्यों लगाया, इतना महंगा मशीन क्यों लेके आए हैं, क्योंकि हमें इसे लोड कनेक्ट करना है, लोड चलाना है। लेकिन इसका प्रतिरोध इतनी वाइंडिंग अगर ज्यादा कर देंगे तो ये तो वाइंडिंग करंट को ब्लॉक करने लग जाएगी, करंट को रोकने लग जाएगी, और करंट को रोकेगी तो लोड कैसे काम करेगा, क्योंकि लोड तो श्रेणी क्रम में है, तीनों में करंट का मान बराबर है, आर्मेचर में, फील्ड में और लोड में, तीनों में करंट का मान बराबर है। अब इसका रेजिस्टेंस अगर अपने ज्यादा कर देंगे तो लोड में करंट कैसे चलेगी, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, करंट को ब्लॉक करेगा। इसलिए हम इसका रेजिस्टेंस क्या रखते हैं, कम से कम रखते हैं, ताकि सारी करंट लोड में से जा सके। ये कोई अपना ऐसा रेजिस्टेंस प्रस्तुत ना करे कि करंट को ये रोके, क्योंकि फिर लोड हमारा काम नहीं करेगा। तो आप याद रखिएगा कि हम इसका रेजिस्टेंस इसलिए ही कम करते हैं ताकि लोड प्रॉपर काम करे, लोड की तरफ करंट का प्रवाह अच्छे ढंग से हो सके। अब बात सीखने वाली और समझने वाली एक और भी है कि आर्मेचर के अंदर जो वाइंडिंग है वो भी कम रेजिस्टेंस वाली वाइंडिंग है, लेब हो चाहे वेव हो, उसमें रेजिस्टेंस काफी कम होता है। सीरीज फील्ड है, उसका रेजिस्टेंस उससे भी कम है। तो ये जो जनरेटर है सीरीज जनरेटर, ये अपने अंदर जो वोल्टेज ड्रॉप करेगा ये बहुत कम वोल्टेज ड्रॉप करता है। आर्मेचर के अंदर जो वोल्टेज ड्रॉप होगी या सीरीज फील्ड में जो वोल्टेज ड्रॉप होगी ये कम होती है, परंतु लोड का मान बढ़ेगा तो उसके साथ साथ फिर वो बढ़ती भी रहती है वोल्टेज ड्रॉप। तो अगर आप इसकी टोटल वोल्टेज ज्ञात करना चाहते हैं कि आर्मेचर कितनी वोल्टेज टोटल पैदा करता है, ये मान लीजिए इसके पास टर्मिनल पर VT वोल्टेज आई, VT माने टर्मिनल वोल्टेज, तो आर्मेचर ने कितनी पैदा की, मान लेते उसने E पैदा की, EMF पैदा किया, उसने कितना EMF पैदा किया, तो इसमें एक तो आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप करेगा,
क्योंकि आर्मेचर श्रेणी क्रम में लगा है। सीरीज वाइंडिंग ड्रॉप करेगी तो सीरीज की वोल्टेज ड्रॉप प्लस में कितनी हमें टर्मिनल पे मिल रही है। ये तीनों वोल्टेज का जो जोड़ है वो हमारा टोटल ईएमएफ कहलाएगा। ये है सीरीज जनरेटर। क्या क्या बातें याद रखनी है सीरीज जनरेटर में, बहुत इंपॉर्टेंट कंपटीशन में आने वाली। मोटा तार कम टर्न से फील्ड वाइंडिंग बनाई जाती है, नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, इसमें फील्ड वाइंडिंग लोड और आर्मेचर तीनों श्रेणी क्रम में होते हैं। नंबर 3 बात, इसको सदैव लोड के साथ ही स्टार्ट करना चाहिए। अब कई स्टूडेंट क्या करते हैं जो थोड़ा सा कम पढ़ते हैं थ्योरी को, वो ऐसा कर देते हैं कि अगर उनसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि डीसी सीरीज जनरेटर में अगर स्टार्टिंग में लोड नहीं लगाओगे तो क्या हो जाएगा, तो वो उत्तर क्या देते हैं, जनरेटर जल जाएगा। जबकि ये सीरीज मोटर में होता है, ठीक है। तो क्या होगा अगर अपने से लोड नहीं जोड़ेंगे, अगर लोड कनेक्ट नहीं किया तो आर्मेचर क्या वोल्टेज बनाएगा। आप थोड़ा माइंड लगाइए और बताइएगा इसका आंसर कि अगर अपने से लोड कनेक्ट न करें डीसी सीरीज जनरेटर में तो क्या आर्मेचर वोल्टेज बनाएगा। इसका उत्तर जीरो नहीं होगा, यानी जीरो वोल्टेज वो नहीं बनाएगा, कुछ ना कुछ वोल्टेज फिर भी बना लेगा। क्यों? क्योंकि पोल में पड़ा है अवशिष्ट चुंबकत्व, लोड कनेक्ट नहीं करोगे तो फील्ड में करंट जीरो है, कोई जरूरत नहीं है फील्ड में करंट जाने की। 2-4 लाइन तो फिर भी जाती रहती है। क्यों जाती रहती है? क्योंकि अवशिष्ट चुंबकत्व पड़ा है। क्यों पड़ा है उसके अंदर? क्योंकि पोल बने हैं कास्ट आयरन या कास्ट स्टील के, ठीक है। इतनी बातें होगी सीरीज जनरेटर के अंदर। उसके बाद सीरीज जनरेटर में एक बात ये भी इंपॉर्टेंट है साथियों, याद रखिएगा। सीरीज जनरेटर का क्या होता है, तो सीरीज जनरेटर के अंदर इतनी बातें आपको याद रखनी है। और मैं आपको बता रहा था कि सीरीज जनरेटर के अंदर हमने पॉइंट टू पॉइंट बातें याद रखनी है कि ये मोटे तार कम टर्न वाली इसकी फील्ड वाइंडिंग है, अपन इसको स्टार्ट करने से पहले सदैव लोड लगाए रखना चाहिए, अन्यथा इसके अंदर जो वोल्टेज पैदा होगी वो बहुत ही कम होगी, नगण्य के बराबर, अति निम्न के बराबर, कुछ भी बोल सकते हो आप। और बातें, एक बात बहुत थोड़ी सी याद रखने वाली और थोड़ी सी सीखने वाली है, आप इसको समझिएगा कि क्या होता है कि अगर अपने इसके अंदर लोड का मान थोड़ा ज्यादा कर दें, मान लो 100 वाट के पहले 5 बल्ब लगे थे, 100 वाट के 10 बल्ब लगा दें या 8 लगा दें या 7 लगा दें, तो क्या हो जाएगा कि लोड का मान बढ़ेगा तो लोड की करंट का मान भी तो बढ़ेगा। लोड की करंट का मान बढ़ेगा और वही करंट जा रही है आर्मेचर और फील्ड में से, तो फील्ड करंट का मान भी बढ़ेगा। तो इसमें क्या होता है, ये जनरेटर एक ऐसा जनरेटर है सीरीज जनरेटर जिसका उपयोग ज्यादा नहीं किया जाता, बहुत ही कम किया जाता है। सीरीज जनरेटर का उपयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि इसमें एक बहुत बड़ी कमी है। कमी ये है कि सीरीज जनरेटर में सबसे बड़ी कमी ये आ जाती है कि सीरीज जो जनरेटर है उसमें जो वोल्टेज है, जो आर्मेचर जो वोल्टेज पैदा करता है वह वोल्टेज लोड पर डिपेंड करती है। क्यों? लोड का मान ज्यादा होगा तो फील्ड फ्लक्स का मान ज्यादा होगा, फील्ड फ्लक्स का मान ज्यादा होगा तो आर्मेचर की वोल्टेज का मान भी ज्यादा होगा। यानी कि यह एक ऐसा जनरेटर है जिसमें लोड का मान थोड़ा थोड़ा अगर बढ़ाओगे तो वोल्टेज इसमें बढ़ जाती है। सोचो आप, वो लोड का मान बढ़ाओगे तो वोल्टेज का मान बढ़ जाता है। परंतु ये कोई हमेशा ऐसा ही नहीं चलेगा कि लोड का मान बढ़ा रहे हो वोल्टेज बढ़ रही है, ऐसा नहीं है। कुछ टाइम के बाद में क्या होता है, एकदम तो वोल्टेज बढ़ती है, लेकिन अगर एक स्पेसिफिक एक लिमिट है, उससे अगर ज्यादा लोड कर देते हो फिर वोल्टेज एकदम ही डाउन हो जाती है और बहुत ही कम वोल्टेज हो जाती है। उसका कारण ये है कि आर्मेचर और फील्ड वाइंडिंग इनके अंदर जो वोल्टेज ड्रॉप है वो बहुत बढ़ जाते हैं, तो टोटल वोल्टेज आउटपुट में यूज में आता है, टर्मिनल वोल्टेज वो बहुत कम हो जाता है। तो ये जो जनरेटर है ये लोड के हिसाब से, लोड के वेरी कर जाने से अपनी वोल्टेज को भी वेरी करता है, कम ज्यादा करता है। इसलिए क्या होता है कि इस जनरेटर का उपयोग ज्यादातर नहीं कर सकते, क्योंकि हो सकता है 5 लैंप लगाओगे 100 वाट के, कम वोल्टेज देगा, 6 लैंप लगाओगे तो ज्यादा देगा, 7 लगाओगे ज्यादा देगा, 10 लगाओगे ज्यादा देगा, 11 लगा दोगे तो वोल्टेज कम कर देगा। तो इसका जो वोल्टेज रेगुलेशन है बहुत खराब है, पूछा जा सकता है।
कि निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा जनरेटर है जिसका वोल्टेज रेगुलेशन पुअर है, खराब है, ठीक है, अच्छा नहीं है, तो वो कौन सा जनरेटर है? सीरीज जनरेटर। क्योंकि वोल्टेज का जो रेगुलेशन है, क्या होता है वोल्टेज रेगुलेशन, आप समझिए, वोल्टेज रेगुलेशन होता है कि नो लोड से फुल लोड की वोल्टेज में जो अंतर आता है वो वोल्टेज रेगुलेशन है। तो इसमें तो अंतर काफी आ जाएगा, नो लोड पे कम मिलेगी, लोड लगाओगे ज्यादा मिलेगी, उससे ज्यादा कर दोगे तो वोल्टेज फिर डाउन हो जाएगी। तो ये एक ऐसा जनरेटर है जिसका उपयोग सामान्यतः नहीं करना चाहिए या नहीं भी किया जाता। कुछ एक कंडीशन है, कुछ एक जगह है जहां इसका उपयोग होता है, वो एक दो ही जगह है, और बड़े रूप में देखें तो एक ही जगह है जो एग्जाम में पूछी भी जाती है कि सीरीज जनरेटर का जो मेनली यूज है उसका यूज जो करते हैं बूस्टर के रूप में करते हैं, बूस्टर, इसलिए इसका एक नाम ये भी होता है बूस्टर जनरेटर। बूस्टर क्या चीज है? बूस्ट का मतलब बढ़ाना। डीसी की जो पारेषण लाइंस हैं, जहां इनका डीसी में पारेषण लाइन का जहां भी यूज होता है कुछ कंट्री के अंदर, अब क्या होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर डीसी की वोल्टेज आएगी तो 1000 वोल्ट भेजी है तो 100 किलोमीटर पर जाकर वो 1000 तो रहने वाली है नहीं, वो मान लो 600 हो जाएगी या 500 हो जाएगी या 400 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि बीच में जो वायर्स कनेक्ट किए उनका खुद का रेजिस्टेंस है, वोल्टेज वो ड्रॉप करेगी। यहां से 1000 भेजी, वहां पहुंची 500, 500 से हमारा काम नहीं चल रहा उधर मान लो, तो फिर बीच के अंदर एक डीसी सीरीज जनरेटर कनेक्ट करते हैं जो वोल्टेज खुद अपने अंदर जनरेट करके आउटपुट जो वोल्टेज है उसको वो दोनों का जोड़ करके आगे पहुंचाता है। तो जो वोल्टेज है उसमें आउटपुट में वो कुछ सुधार हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं बूस्टर के रूप में। डीसी का जनरेटर का काम ये होता है बूस्टर करना, वोल्टेज को बूस्ट कर दिया, ठीक है। इसका एक नाम ये भी होता है बूस्टर जनरेटर, ठीक है साथियों। तो ये हमारा डीसी सीरीज जनरेटर इस प्रकार से कंप्लीट हो जाता है। इसका एक ग्राफ है, थोड़ा मैं वो बता देता हूं आपको, कहीं भूल ना जाए हम। ग्राफ हम इसका ऐसा बना सकते हैं, आप अगर देखोगे समझोगे, ये है हमारी लोड करंट, आप इसको लोड करंट बोलो, चाहे आर्मेचर करंट बोलो, चाहे फील्ड करंट बोलो, एक ही बात है क्योंकि करंट का मान तो है बराबर। और ये है मान लो वोल्टेज V। क्या होता है जब करंट का मान बिल्कुल जीरो है, यहां देखोगे आप करंट का मान यहां मिलेगा इस पॉइंट के ऊपर, मान लो ये A पॉइंट है, A पॉइंट पर करंट का मान है जीरो बिल्कुल, क्योंकि हम शुरू में करंट दे ही नहीं रहे, फिर भी जनरेटर ने कुछ वोल्टेज पैदा करके दिए, मान लो वो वोल्टेज 2 वोल्ट है, और होती भी इतनी है, 2 वोल्ट 3 वोल्ट या 4 वोल्ट या 5 वोल्ट, इतनी सी होती है। अब जैसे जैसे फील्ड करंट का मान बढ़ेगा वैसे वैसे वोल्टेज का मान भी बढ़ेगा 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 बढ़ेगा, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता, एक कुछ पॉइंट पर जाकर यह वोल्टेज कांस्टेंट हो जाती है। मान लीजिए पॉइंट बी है, इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? पोल सैचुरेशन पॉइंट, पोल सैचुरेशन पॉइंट। इसके बाद वोल्टेज कांस्टेंट हो जाती है, अगर उससे फिर भी आप लोड का मान बढ़ाए जा रहे हो बढ़ाए जा रहे हो तो वोल्टेज फिर डाउन हो जाएगी, और उसके बाद बिल्कुल कम भी हो जाती है। इसलिए डीसी सीरीज जनरेटर में अपने लोड बहुत ज्यादा कनेक्ट नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि हमें ये थोड़ा सा ये हो जाए भी लोड बढ़ाने से वोल्टेज बढ़ रही है, ठीक है बढ़ती है कुछ लिमिट तक, मान लो पॉइंट सी है, यहां तक बढ़ेगी, मान लो यहां तक बढ़ेगी, उसके बाद क्या हो जाएगा, फिर वोल्टेज एकदम डाउन होने लग जाएगी इसी पॉइंट के बाद में, क्योंकि आर्मेचर और फील्ड वोल्टेज ड्रॉप है वो काफी बढ़ जाएगी, इसलिए वोल्टेज फिर डाउन होना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये एक ग्राफ है जिसके द्वारा आप समझ सकते हो कि डीसी जनरेटर के अंदर कैसे क्या कुछ होता है, ठीक है साथियों। तो यहाँ अपना ये सीरीज जनरेटर कंप्लीट होता है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, और मैंने पूरा डीप से डीप करवाया है। और क्लास खत्म करने से पहले इसकी कुछ बातें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो लिखाने काफी आवश्यकता है, जरूरी है, और लिखाने के लिए मार्कर में स्याही डाल देते हैं अपने। तो इसके अंदर सीरीज जनरेटर में आप अगर नोट्स बना रहे हो तो फिर आपको लिखना चाहिए सीरीज जनरेटर, इसमें क्या क्या बातें इंपॉर्टेंट है वो सारी मैं आपको लिखवा देता हूं जो हमारे कंपटीशन में आती है, चाहे वो कौन सा भी आईटी लेवल पर कंपटीशन एग्जाम हो। नंबर 1 पॉइंट क्या लिखेंगे
कि इस जनित्र में, जनित्र माने हिंदी में नाम है जनरेटर का, इस जनित्र में सीरीज फील्ड कोमा आर्मेचर वाइंडिंग व लोड तीनों श्रेणी में होते हैं। सेकंड पॉइंट ये लिखोगे कि फील्ड वाइंडिंग मोटे तार, जिसको हम बोलते हैं थिक वायर, व कम टर्न माने लो टर्न, फील्ड वाइंडिंग मोटे तार व कम टर्न वाली होती है। क्यों होती है, इसका कारण हम पढ़ चुके हैं। क्या होता है इससे, जिससे इसका प्रतिरोध R कम रहता है, ताकि लोड में धारा का प्रवाह हो सके। थर्ड पॉइंट हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, पहले पॉइंट को IL बराबर IF बराबर IA, क्योंकि तीनों श्रेणी क्रम में है। चौथा पॉइंट, इस जनित्र को सदैव लोड के साथ ही चलाना चाहिए। चलाना माने आर्मेचर को घुमाना है तो पहले लोड जोड़ो। इस जनित्र को सदैव लोड के साथ ही चलाना चाहिए, अन्यथा उत्पन्न होने वाली वोल्टेज अति निम्न होगी, बहुत ही कम होगी। वो केवल क्यों होगी, अति निम्न होगी, ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं अवशिष्ट चुंबकत्व के कारण जो पैदा होती है अति निम्न, वो केवल और केवल अवशिष्ट चुंबकत्व के कारण पैदा हो रही है। पांचवा पॉइंट हम ये लिख सकते हैं कि इस जनित्र का सामान्यतः मतलब जनरल रूप से सामान्यतः उपयोग नहीं किया जाता, क्योंकि इसका वोल्टेज रेगुलेशन VR बहुत खराब होता है, बहुत खराब। कई बार इंग्लिश में शब्द आएगा पुअर, बहुत खराब होता है। लोड के साथ वेरी करती है वोल्टेज, लोड ज्यादा होगा वोल्टेज ज्यादा होगी, लेकिन कुछ टाइम के बाद लोड और बढ़ाओगे तो वोल्टेज डाउन हो जाएगी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद हम लिख सकते हैं कि इसका उपयोग अगर करना है तो बस वो कर सकते हैं कि इसका उपयोग बूस्टर के रूप में डीसी ट्रांसमिशन लाइन में करते हैं, ठीक है साथियों। तो ये 6 बातें हैं, और शायद मैं अगर कोई एक दो बात लिखनी भूल गया हूं तो आपको मैंने थ्योरेटिकली बता दी है सारी बातें। इसके अलावा डीसी सीरीज जनरेटर में कुछ और बात रह नहीं जाती। ग्राफ मैंने बनाया, आप भी वो ग्राफ बना सकते हो। वो डीसी जनरेटर का एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक है, आप उसको बना सकते हो, जो मैंने बनाया था पहले। तो ये डीसी सीरीज जनरेटर है, इतनी बातें आप याद करोगे, समझाने का मैंने पूरा प्रयास किया है आपको। अगर ये क्लास आपको समझ में आई है, कुछ आपको सीखने को मिला है, तो जरूर क्लास को लाइक करिएगा, मेरा हौसला बढ़ेगा बिल्कुल। और नेक्स्ट क्लास में और भी ज़्यादा आपको समझाने के लिए पूरा प्रयास करूंगा, जो कि होगी हमारी डीसी शंट जनरेटर की। और जो भी साथी मेरे YouTube चैनल पर ये क्लास देख रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि अपने इलेक्ट्रिकल के जितने भी सारे टॉपिक्स हैं, जितने भी लेसन हैं, बहुत डीप से डीप
पूरा घुसकर डीप एकदम लेसन के अंदर हर उसका एक एक चीज अपने उसके अंदर क्लियर करेंगे हर क्लास के अंदर। ठीक है साथियों, तो मैं हमेशा ये कोशिश करता हूं कि आपको समझ में आए उस तरीके से ही अपने क्लास लगाएं। इस तरीके से की मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि स्टूडेंट को समझ में आ जाए। तो पूरा डीप से डीप हम करते हैं, ऊपर से नहीं बताता कभी मैं कोई भी बात। तो अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा। आपके जो साथी हैं जो आईटी बेस पर तैयारी करते हैं उनको भी आप इसको क्लास को शेयर कर सकते हो, उनको भी सब्सक्राइब के लिए बोल सकते हो। धन्यवाद।